अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैयब संधू और आज हम मौजूद हैं बैतुल माल के ऑफ़िस में। और बैतुल माल के इस वक्त एमडी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़हीर अब्बास खोखर साहब, और इनसे जानेंगे कि बैतुल माल बेसिकली है क्या, बैतुल माल काम किस तरह करता है और बैतुल माल से एक आम आदमी, हमारे व्यूवर्स किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमें कीमती वक्त दिया, टाइम दिया। जैसे साहब सबसे पहले बताएँ कि एक आम आदमी, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, इन महकमों का ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, या शायद पिछली गवर्नमेंट्स की तरफ से इतना ज़्यादा आवाम को बताया नहीं गया, तो लोगों में मायूसी पाई जाती है। लोगों को पता नहीं होता कि गरीब आदमी कहाँ जाए, मुश्किल वक्त में कौन से ऐसे इदारे हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि बैतुल माल किस तरह मदद करता है आम इंसान की। जी तैयब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बेसिकली पाकिस्तान बैतुल माल जो है वो 1993 के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये वजूद में है, और इसका जो बुनियादी तौर पर इसका जो इसमें टारगेट ग्रुप जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल का वो है, वो गरीब आदमी है पाकिस्तान का, और उसको उसकी जो ज़िंदगी को अपलिफ्ट करना और उसको जो कसम पुरसी के जो आलम में जो लोग आ जाते हैं उनको असिस्ट करना। और उसमें जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, और उसके अलावा जो दूसरी जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उनमें वो मुब्तला होते हैं, तो उस पर हम लोग पाकिस्तान बैतुल माल के प्लेटफॉर्म से हम उनका इलाज मुआवजा करते हैं, और हम उनको जो उनके एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि बहुत महंगे इलाज हैं, तो उसका जो एक्सपेंसेस आते हैं वो हम उनको बेयर करते हैं। और उसके अलावा एजुकेशनल सेक्टर में हम इन्वेस्ट करते हैं लोगों पे जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, टैलेंटेड हैं, और वो अपना एक रोल प्ले करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लाइफ में, और उनकी ज़िंदगियों में उनको आगे बढ़ाने के लिए हम उनके जो मुख्तलिफ जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो एजुकेशनल इदारे हैं, उनके साथ MOU साइन करते हैं, और ऐसे कैंडिडेट जो डिज़र्विंग होते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। अच्छा, इसमें अदारे आप एक तो चेयरमैन बैतुल माल हो गया ना, इसके बाद इसके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें असास आता है, इसमें लंगर खाना है हमारे पास, या इसमें पनाह गाहें हैं, तो ये किस तरह काम करती हैं? जी, पनाह गाहें जो हैं वो बुनियादी तौर पर उसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि जो गरीब जो मज़दूर हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए वो अपने मुख्तलिफ देहातों से या मुख्तलिफ छोटे शहरों से आते हैं बड़े शहरों में, और वहाँ पर आके जब वो मेहनत मजदूरी उनको मिल जाती है तो उसके बाद उनका स्टे जो है वो नाइट स्टे या फुटपाथों पे या किसी ऐसी जगह पे वो उनको मिलता है जहाँ पे वो बड़ी एक अनसेफ किस्म की चीज़ जो है वो समझी जाती है। और प्लस ये कि उनको उनका अपना डेली का जो खाना पीना, ज़ाहिर इंसान है, उसने खाना भी है पीना भी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना गाह जो है उसका एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है पूरे पाकिस्तान में। तो उसमें हम ऐसे शहरों में उसका नेट जो है वो उसका बनाते हैं कि जहाँ पर पनाहगाहें जो हैं वो इस्टेब्लिश करें, और ऐसे मजदूर आएँ वो आके वहाँ पर नाइट स्टे करें, आम आदमी की ज़िंदगी को जो है वो बेहतर कर सके, जिसके पास घर नहीं है या 2 टाइम का खाना नहीं है। लेकिन उसमें एक आम आदमी जा किस तरह सकता है? उसमें अगर किसी के पास जगह नहीं है तो वो किस तरह जाएगा? पनाहगाह के हवाले से तो कोई ऐसा प्रोसीजर कोई मुश्किल नहीं है। वो सिंपल ये है कि वो उसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, वो जहाँ वहाँ पे प्रोड्यूस करे, हमारा जो काउंटर है वहाँ पर प्रोड्यूस करे, और उसको अगर उसने खाना खाना है तो फिर तो शायद उसने अपनी आइडेंटिटी दिखानी है और उसने खाना खा लेना है। और अगर नाइट स्टे है, नाइट स्टे के लिए उसको अपना NIC जो कार्ड है वो प्रोड्यूस करे, वो हम उसको जमा कर लेते हैं, और उसके अगेंस्ट हम उसको बेड नंबर दे देते हैं। बेड नंबर का कार्ड उसको मिल जाता है, उसका मतलब बेड पे वो चला जाता है, वहाँ पर जो अच्छे हाइजीनिक इन्वायरमेंट में वो सोता है, उसमें अच्छा उसको इन्वायरमेंट की बात करते हैं। एक रूम के अंदर कितने लोग रहते हैं, किस तरह का खाना दिया जाता है, और AC लगते हैं, या इस तरह की किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे जो है वो चीज़ वहाँ पर ये हैं कि उनको एक क्वालिटी का खाना दिया जाता है, और उसके अलावा उनके जो एक पनाहगाह में 100 के करीब जो है वो नाइट स्टे है, और 100 के करीब लोग जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक कमरे में कितने लोग होंगे? ये कमरे बेसिकली ये इनको जो है वो जो हॉल्स जो हैं बेसिकली वहाँ पर बेड्स जो हैं वो जैसे लग जाते हैं, बड़े हॉल में बेड्स लगे हुए हैं, और उस हिसाब से समटाइम्स रूम्स भी होते हैं, उस रूम्स की कैपेसिटी के मुताबिक 3 बेड लग गए, 4 लग गए, या अगर बड़े हॉल हैं उस पर मतलब उसके हॉल की
कैपेसिटी के मुताबिक उसमें बेड लग जाते हैं और अच्छा एनवायरनमेंट होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। फिर पंखे होते हैं, वेंटिलेशन का सिस्टम होता है और फिर उनके जो एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, अच्छे वाशरूम्स उनको यूज़ करने के लिए और उनको बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से, जिसमें उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होती, इस तरह उनको अकोमोडेट किया जाता है। और फिर उनको ब्रेकफास्ट सुबह जो वो मिलता है, फिर उसके बाद उनको अगर लंच के टाइम अगर कोई है लंच मिल जाता है, नहीं तो जब वो मजदूरी करके वापस आते हैं तो उनको कितने दिन तक वो स्टे कर सकते हैं मैक्सिमम, इसका कोई है ड्यूरेशन है कि इतनी? जो खाने का है, जो इसमें जिन लोगों ने खाना होता है, वो तो हमारी कैपेसिटी जो है 400 लोगों से ऊपर है कि 400 के करीब लोग जो हैं वो एक पनागाह में वो खाना अपना खा सकते हैं और उसका पूरा मेन्यू है। और वो मेन्यू हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव मेजर्स हैं उसके मुताबिक वो तमाम पनागाह में एक ही किस्म का खाना जो है वो दिया जाता है। स्टे कितने दिन तक कर सकते हैं? स्टे जो है वो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कोई एक बंदा जो अगर आता है तो वो एक दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा भी आए, उस पर डिपेंडिंग अपॉन हिज रिक्वायरमेंट कि वो अगर फर्ज किया एक बंदा रेगुलर है और उसके अगेंस्ट एक बंदा उससे पहले आ जाता है, वो रेगुलर नहीं है, तो उसको हम पहले अकोमोडेट करते हैं जो पहली दफ़ा आया, वरना उसकी कैपेसिटी के मुताबिक जो अगर पहले आ रहे हैं उनको हम फिर सेकंड प्रायोरिटी में लेते हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी इस वक्त लाहौर शहर की हो गई है, तो कितने इसमें पनाह हैं, कितनी बन चुकी हैं लाहौर शहर में? और एक और बात इसमें जो सवाल मेरा आपसे है कि गवर्नमेंट जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स करती है तो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है बेसिकली उस तक मैसेज कैसे पहुँचता है कि ये चीज़ एक सहूलत आपके पास है? क्योंकि इसमें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद टेलीविज़न ना देखते हों, जिनके पास शायद मोबाइल ना हो, शायद वो फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करते हो, तो उन तक गवर्नमेंट या बैतुल माल किस तरह मैसेज पहुंचाता है कि ये सहूलत आपके लिए? देखिए, ये जो बुनियादी तौर पर इसको हम कैसे आइडेंटिफाई या फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसको हम अपनी एक हमारी नीड बेस पर उसको करते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत है। अगर एक जगह पे ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर मजदूर या मेहनत कशाते ही नहीं है और उनका उधर कंसर्न ही नहीं है, वहाँ पर तो हम हमारे उसको रिक्वायरमेंट वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जिन एरियाज़ पे कमर्शियल एरियाज़ या इंडस्ट्रियल एरियाज़ या कैपिटल सिटीज़ पर जहाँ पर मजदूरों का, मेहनत कशों का ज़्यादा रश होता है और फिर वहाँ पर हम उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, वहाँ पर फिर बैतुल माल जो है वहाँ पर पनागाह अपनी इस्टेब्लिश करता है और वहाँ पर अपना पूरा सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करके फिर उनको हम वहाँ पे उनको हम हमारे जो बैतुल माल की जो वेबसाइट है, फिर उसके अलावा हमारे जो और सोशल मीडिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस्तेमाल है। प्लस ये है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनको भी पता होता है कि ये जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है यहाँ पर। और अगर आप ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये जब इसको स्टार्ट करते हैं तो वहाँ ऑलरेडी उसी जगह पे किया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर लोगों का वो रश ज़्यादा होता है। लाहौर में भी बात करें तो ज़्यादा स्टेशन के पास ही है, पे आए या ना आए, लेकिन वो लोग जो यहाँ पर मौजूद होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये पनागाह है और यहाँ पे हमने जाके स्टे करना है। अच्छा, देखिए, अगर लाहौर की ही बात करते हैं क्योंकि बड़ा शहर है ना, तो ज़्यादा लाहौर की जाती है, तो ठोकर न्याज भी आपके हल्के के पास ही है, आपको पता है उस जगह का, तो उसका जो फ्लाईओवर है उसके नीचे आज भी बड़े लोग वहाँ पे सोते हैं, रात गुजारते हैं, आपके भी इल्म में होगा। उसके बिल्कुल साथ ही अतराफ में ही पनाहगाह मौजूद है, तो मतलब सवाल फिर वही रह जाता है कि ये सहूलियात भी हैं, अदारे भी हैं, अवाम का गवर्नमेंट काम भी कर रही है, लेकिन अवाम को किस तरह वहाँ तक लाया जा सकता है? देखिए, ये चीज़ एक तो ज़ाहिर मीडिया ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए ये आवाम को पता चल सकता है और ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा इसकी ट्रैफिक भी है। और प्लस ये कि इसमें जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो हमारे साथ उसमें ताउन करती हैं और उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है और वो भी इस पर इस्टेब्लिश करती हैं। और प्लस बैतुल माल इंडिपेंडेंट भी इस्टेब्लिश करते हैं पनागाहें। जो इंडिपेंडेंटली बैतुल माल इस्टेब्लिश करता है वो उस पर एहसास कोई भूखा ना सोए। फिर उसके अलावा बैतुल माल की जो अपनी पनागाहें हैं, एहसास पनागाहें, वहाँ पर यह है कि हम इंडिपेंडेंटली वफाक से हम उनको वॉच करते हैं और सूबे के साथ हमारे MOU साइन होते हैं। वहाँ पर हम क्या इनपुट दे सकते हैं, वो क्या दे सकते हैं, फिर हमारा MOU साइन हो जाता है, फिर उसको कंबाइन एफर्ट के साथ ये वो भी करते हैं, काम किया जाता है, करते हैं उनके साथ मिलकर करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद खोकर साहब से पूछेंगे कि एक आम आदमी स्कॉलरशिप किस तरह हासिल कर सकता है और एहसास प्रोग्राम की एक नई मोबाइल लॉन्च की गई है, वो किस तरह काम करती है। टेक अ ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अभी ज़हीर साहब हमारे साथ हैं, तो इनसे पूछते हैं कि स्कॉलरशिप एक आम है। ज़हीर साहब, स्कॉलरशिप की तो अक्सर बात की जाती है, हर इंसान की ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान में बात की जाए तो स्टूडेंट ज़रूरत होती है कि अगर मिल जाए तो
मज़ीद वो पढ़ सकते हैं, अंदर आसानी हो जाती है। काफ़ी इदारे इसमें काम कर रहे हैं, पीफ भी काम कर रहा है और अखुवत काम कर रही है। बैतुल माल किस तरह काम करता है? देखिए, इसके लिए हमने तकरीबन हमने 15 से 17 करोड़ रुपया एलोकेट किया है, जो हम स्टूडेंट्स के लिए जो ये पूरे पाकिस्तान का बजट बता रहे हैं? ये सालाना बेस पे है या मंथली बेस पे है? ये इनका ये है, जो हमारी गवर्नमेंट के जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होती हैं। वो उनको हम एलोकेट करते हैं, स्कॉलरशिप्स करते हैं। वो वेरिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन वो इदारों ने करनी होती है। जैसे 200 स्टूडेंट्स का हम उनको पैकेज देते हैं कि 200 स्टूडेंट का जो फीसें हैं वो हम देंगे, बैतुल माल के एंड से हम देंगे। तो वो फिर जो इदारे की जो कमेटीज़ होती हैं या उनके जो प्रोफेसर होते हैं या उनके प्रिंसिपल या वाइस चांसलर होते हैं, वो हमें भेज देते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं, इनको स्कॉलरशिप की। लेकिन स्टूडेंट वहाँ तक कैसे जा सकता है? अभी देखिए ना, स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, तो अगर किसी को ज़रूरत है तो वो किस तरह जा सकता है, किस तरह हासिल कर सकता है? वो इस तरह कर सकता है कि वहाँ पर जो भी सरकारी इदारे हैं, जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर हमारा बैतुल माल का एक फॉर्म है, वो अवेलेबल होता है। वहाँ पर उनको वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बैतुल माल के फॉर्म लेके उनको फिल करके वो उसको जमा करवा देते हैं। फिर वो इदारा खुद अपना वेरीफाई करता है कि वह वाकई डिज़र्विंग है, उसका टैलेंट क्या है, उसके वो मार्क्स कितने हैं। वो फिर उसको उसकी स्क्रूटनी करके हमें भेज देते हैं कि ये स्टूडेंट है, और हमने तो उनको स्टूडेंट शीट्स का दे दिया। वो फिर उनकी आगे वो उनकी स्क्रूटनी है कि किस तरह वो किन को देते हैं। और अदारा डायरेक्टली फीस पे करता है उनकी यूनिवर्सिटी में? इदारे को इदारा टू इदारा करता है। इदारे को हम कर देते हैं, वो फिर अपने स्टूडेंट्स को जो डिजर्विंग होते हैं उनको फिर वो खुद आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरह ये हॉस्पिटल्स का भी यही है। जिन हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स जाते हैं, हर सरकारी हॉस्पिटल में हमारा एक डेस्क है, वो वहाँ पर वो बैतुल माल का फॉर्म मिलता है, वहाँ पर वो सबमिट उसको करवाते हैं। वहीं पे फिर हॉस्पिटल जो मुतलका जो शोबा है, वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट का वो एक्सपेंस वो लिखते हैं कि इतना एक्सपेंस है, वो फिर हमें वो जमा हो जाता है। और उसकी हमारी इदारा जो है उसकी वेरिफिकेशन करता है कि वाकई ये डिजर्विंग पेशेंट है। फिर उसकी एक बाकायदा उसकी एक वेरिफिकेशन है, वो उसको फिर उसकी 1 मिलियन तक जो है वो हम अप्रूवल देते हैं उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और ऐसे लाखों जो पेशेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ से इलाज सेहतियाब हो चुके हैं। और बहुत सारे जो हैं वो पाइपलाइन में भी हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और इसका हमने इसको मज़ीद जदीद तरीके से, जैसे आप कह रहे थे कि लोगों को कैसे पता चलता है, हमने इसकी अपना बाकायदा IT डायरेक्टर हैं, उनको हमने इसको बहुत ज़्यादा इसको अपग्रेड कर दिया। अब वहाँ पे जो है हमारा कोई केस ऐसा मेडिकल का आता है या ऐसा कोई और केस आता है, वो हमारे IT डिपार्टमेंट है उसको फ़ौरन अपलोड कर देता है। और वो जो प्रोसीजर 1 महीने का लगता था, ये 24 दिनों का लगता था, नो इट हैज़ बिकम 7 डेज़। तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है क्योंकि एप्लीकेशन ही मुतारिफ करवाई जाए आवाम के लिए कि लोग घर बैठे इससे सहूलत ले सकें? इस सिलसिले में चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन है कि इदारों को जो है वो डिजिटलाइज किया जाए, तो उस पर मेरी ये कोशिश है कि पाकिस्तान बैतुल माल उसको सर फहरिस्त में ऐसा इदारा हो। इस पे ये ऑलरेडी हम इस पर कर रहे हैं कि जी घर बैठे, क्योंकि आपको पता है कि जी ये एक गरीबों के लिए है, उनकी वेलफेयर के लिए है ये इदारा। तो ये जो ऐप है या ये जो IT के रिलेटेड उनके पास कम है, इसकी सहूलियात कम है। उसके लिए हमने ये किया है कि हमने अपने जो रीजनल ऑफिसेज हैं या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वहाँ पर हमने कंप्यूटर लिटरेट जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको बैठा दिए। वहाँ पे वो जाके उसको उनकी फॉर्म उनको अपलोड करके, खुद ही वो करके उनको उनकी इन्फॉर्मेशन लेके वो अपलोड कर देते हैं। तो इस हवाले से अभी ये इंतजार है, इन प्रोसेस है, ये स्टार्ट है बहुत तेजी से। मेरी ये कोशिश है कि ये एप्लीकेंट जो है वो या डिजर्विंग है, वो अपने घर बैठ के मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो अपलोड करे और वो उसका फ़ौरन इनिशियली जो है ना उसका प्रोसेस हो जाए केस। अच्छा, ये जो फंड जनरेट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और आवाम तक पहुंचाए जाते हैं, ये ज़कात बेस्ड होती हैं या गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है आवाम को? नहीं, बेसिकली ये ज़कात का तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बैतुल माल जो है वो इंसानियत बेस पर है। ये कोई भी इंसान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, इज कलर, और ये कोई इंसान उस पे नहीं है कदगन या उस पे रुकावट नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी शहरी है, ज़रूरतमंद इंसान इससे जो है वो इससे मुफीद हो सकता है, फ़ायदा उठा रहे हैं। बल्कि इसमें माइनॉरिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ऐसे एरिया जिन्होंने आज तक कभी इस्लामाबाद आके नहीं देखा या कभी उन्होंने लाहौर शहर में या कराची में आके नहीं देखा, लेकिन वो भी यहाँ से बेनिफिट हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एहसास प्रोग्राम अभी हम आए तो हमने देखा, अभी पता चला कि आपकी कोई मोबाइल उसमें आप जी हमारे तो इसमें कैसे करेंगे इसको?
जो हमारा मील ऑन व्हील्स जो है, इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको जो है वो उनकी मेहरबानी है कि ये गरीबों के लिए, जो लोग खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक है लंगर जो है जो हम देते हैं। और उसको वो जो बाय रोड समटाइम्स जो होता है कि रूट्स का प्लान होता है और वहाँ पर जाके पता होता है गरीबों को या जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ पर जाके इनको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके अपने जगह पे जहाँ पे वो मजदूरी कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इस पर बड़ी जो है वो अप्रिसिएशन मिल रही है। अप्रिसिएशन क्योंकि हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो गरीब आदमी है और वो उसमें मुस्तफ़ीद हो रहा है। इसमें डोनर्स जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं। बहुत सारे ऐसे डोनर्स ग्रुप हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं, वो खाना हमें देते हैं। वो जैसे सैलानी ग्रुप है, अल्लाह वाला ट्रस्ट हैं और फिर DJC है। नेकी का काम हो तो फिर डोनर्स जो हैं वो ऑब्वियसली वो करते हैं। उसमें जितना उनके साथ हमारे MOU साइन हो जाते हैं, उसमें हमारे जो व्हीकल्स जो हैं वो हमारी होती हैं और उसमें बाकी जो देना चाहे वो उसमें फूड के हवाले से वो दे सकता है। और मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारे जो बड़े ज़हीर अब्बास का क्या प्लान है फ्यूचर में? आप किस तरह बैतुल माल को देखते हैं एज ए MD? आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी नई चीज़ें किस तरह बेहतर की जा सकती हैं? देखिए, ये दो किस्म के इसमें मेरे प्लान्स हैं कि एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक इसकी गुड गवर्नेंस जो है, डिपार्टमेंटल गुड गवर्नेंस, जिसमें एक गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए। गवर्नेंस जितनी बेहतर होगी उतनी डिलीवरी बेहतर होगी। और फिर उसके अलावा सेकंड एंड जो है वो बेनिफिशरी का है। बेनिफिशरी जो है ये दोनों इंटरलिंक है। अगर जितनी अच्छी गवर्नेंस होगी उतना बेनिफिशरी को बेनिफिट होगा, उतना हम ग्रास रूट्स लेवल पर जाएंगे। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्याल है कि और इसमें हम फ्लरिश करेंगे। हम मुख्तलिफ पनाहगाहें जो हैं वो असेसमेंट बेसिस पर हम उसको मज़ीद उसको हिलाएंगे। इसकी क्वालिटी पर जो है वो फोकस करेंगे और फोकस का दायरा हम कर भी रहे हैं। और उसके अलावा इसकी इम्प्रूवमेंट जो है दायरा है वो हर वक्त रहती है। सारी बातें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर डिपार्टमेंट में हर दायरे में ऐसा है ना कि ये डेली ये यूजेज बेस्ड है। अगर पनाहगाह में मतलब यूज़र्स आ रहे हैं, बेनिफिशरीज आ रहे हैं, तो उसकी जितनी तक हम इम्प्रूवमेंट्स का, हाइजीनिक का और उसकी डेली बेसिस पर उसका ख्याल नहीं करेंगे तो वो एक दिन इग्नोर करेंगे तो अगले दिन वो उसको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो जाएगी। तो लिहाजा ये उसको अपडेट रखने के लिए, उसको हर वक्त जो है वो इक्विप्ड रखने के लिए, क्योंकि बेनिफिशरीज आ रहे हैं, सुबह भी आ रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, फिर रात को भी आ रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो उसका जब यूजेज होता है तो उसकी मेंटेनेंस और उसकी इम्प्रूवमेंट का ख्याल ज़्यादा होता है। तो इन्हीं बेसिस पर हम चल रहे हैं कि इसको हम फ्लरिश भी करें, इसको फ्यूचर में हम फैलाएं भी पूरे पाकिस्तान में। और प्लस ये कि लंगर खानों को भी हम इस्टेब्लिश करें, कोई भूखा ना सोए। आपका क्या ख्याल है कितने टाइम तक ये मजीद इसमें जो है वो तरक्की होगी? मजीद चीज़ें जब मैंने चार्ज लिया था उस वक्त जो हमारी ओवरऑल जो थी 17 पनाहगाहें जो थी वो इस्टेब्लिश थी पूरे पाकिस्तान में। उसमें पाकिस्तान में अब मुझे 2.5 माह हुए हैं मैंने चार्ज लिया। 5 मैंने आके किए हैं, ऑपरेटिव किए हैं, ऑपरेशनल किया मैंने। और आइंदा हमारा सितंबर तक जो है ये प्लान है कि हम 33 पे जाएंगे और 33 हमारी पनाहगाहें होंगी। उसके अलावा हमारे जो मील ऑन व्हील्स जो है, जो कोई एहसास कोई भूखा ना सोए, उस पर जो है वो हमारा तकरीबन ये है कि हमारे जो फूड व्हीकल्स हैं वो 28 का जो है वो व्हीकल्स जो हमारी जो है वो आ रही हैं। 4 आपके सामने ऑफिस के बाहर खड़ी हैं। एक व्हीकल कितने लोगों को खाना जो है वो दे सकती है एक दिन में? ये मेरा ख्याल है कि इसका कोई प्रॉपर ये कमी पेशी रहती है, लेकिन ये है कि ये एक अंदाजे के मुताबिक 1000-1500 लोग के करीब जो है वो मेरा ख्याल कोई फ़ायदा उठा सकते हैं इतने, क्योंकि इसका ये है कि जब निकल जाती गाड़ी और प्लस इसको कभी ज़्यादा लोग आ गए, कभी कम आ गए, कहीं रश ज़्यादा हो गया, कहीं रश ज़्यादा आ गया, कभी उसको दोबारा से हम रिफिल जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं पार्ट ऑफ। अच्छा, आप चूँकि सियासी लोग हैं, आप अभी MD हैं, ये अगली गवर्नमेंट आएगी, आपने फिर से इलेक्शन की तरफ जाना, आपने दोबारा इलेक्शन लड़ना है, तो इस्लामाबाद में रह के लाहौर का हल्का संभालना, लाहौर की सियासत को भी ज़िंदा रखना कितना मुश्किल काम है? बात यह है कि अभी चूँकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टीम का हिस्सा हूँ और उनके जो एक्सपेंशन का प्लान है उसको मैं देख रहा हूँ। और अभी तो मैं ये हल्का जो है वो पाकिस्तान है और चूँकि पाकिस्तान में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान ही हमारा हल्का है, तो अगर हम कुछ डिलीवर करेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा, तो हमारे हल्के भी कायम रहेंगे, हमारी सियासत भी कायम रहेगी। और यही अभी तो इसी विजन पे चल रहा हूँ कि पाकिस्तान हल्का है, उसको हमने देखना है। उसके गरीब जो हैं हमारे भाई हैं, हमारे वो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, उनकी अगर लाइफ ऊपर आएंगी
तो इलेक्शन भी लड़े जाएंगे, हल्के भी मजबूत हो जाएंगे। तो यही अभी तो इसी तरह चल रहा हूँ। बाकी ये कि ये एक मतलब अभी आप सियासत का कम सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि बस आवाम की खिदमत की जाए और ओवरऑल पाकिस्तान की, क्योंकि रिसेंट आप बलूचिस्तान भी गए हैं, मोस्टली नहीं लोग जाते बलूचिस्तान वाली साइड पे कम जाते हैं, तो आपका फोकस यही है कि आप जो है वो पूरे पाकिस्तान में काम करें? जी, क्योंकि देखें एक गुर्बत जो है वो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, और प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और उनका ये विजन है कि पाकिस्तान में जैसे हमारी जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर सानिया निश्तर, जो वो बड़ी ज़बरदस्त वो काम कर रही हैं, और एहसास के छतरी तले जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि ये वो नहीं है जो रवायती गवर्नमेंट पहले चलते आ रहे थे, ये लंगर खाना है या पनाह है या एहसास है, इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की और एक नई सहूलियत आवाम को दी है। उस पर जो है ना वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एफिलिएशंस पाकिस्तानियों का सोचा जा रहा है, और उनको जो गरीब लोग हैं उनकी अब ज़िंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए सोचा जा रहा है। उनको जो मंथली बेसिस पर जो उनके जो है पैसा उनको जो जा रहा है सास की छतरी के नीचे, और जो विडोज़ हैं, फिर उसके बाद और जो ऐसे लोग हैं जो जिनकी कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनकी कोई ऐसे रोज़गार नहीं है, जिनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको उनका डाटा इकट्ठा करके और उनको कोशिश की जा रही है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसको कमी के लिए, वो मैक्सिमम उनकी एफर्ट है, और वो अपने ज़ाहिर उनके एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और हम उसको लेकर चल रहे हैं आगे, और इंशाल्लाह ताला हमारा फोकस ये है कि हम इसको गुर्बत में जो कमी है उसको मैक्सिमम उसमें अपनी भी हम अब बिल्कुल ख़त्म तो पाकिस्तान में मुश्किल है, काम है, एक लंबी चीज़ है, लेकिन आपकी कोशिश है कि उसमें मैक्सिमम जितनी भी इसमें ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में अभी जो है वो आप देखेंगे कि इसमें इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, और उस पर जब बिजनेस आएगा, प्लस ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, और वो फिर जो है ना जैसे फिर एक प्लेटफॉर्म्स जो मुहैया किए जा रहे हैं गरीबों को, और उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर उनको स्टेट जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सहूलत दी जा रही है कि वो स्टेट को अपनी माँ समझते हैं, और वो जैसे हम उनको इस तरह लेके चल रहे हैं कि जैसे कोई अगर गरीब किसी पनाहगाह में जाता है तो उसको मसवाक मिलती है सुबह, उसको अच्छा साबुन मिलता है, उसको पता चलता है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है और स्टेट ये मुझे दे रही है, वो स्टेट को एक माँ का दर्जा फिर देता है कि ये वो किसी का एहसान नहीं, स्टेट जिम्मेदारी ले रही है, उसकी रिहाइश की ले रही है, कोई सड़क पे ना सोए ले रही है, उसके हाइजीनिक की ले रही है, उसके जो उसके बेड रेस्ट की जिम्मेदारी ले रही है, और फिर ये है कि उसके जो बचत हो रही है पर डे 1000 रुपया की जो उसको बचत हो रही है, वो अपने पेरेंट्स को भेज रहा है, जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, उनको भेज रहा है, और अपने बच्चों की फीसों के लिए भेज रहे हैं, जो डेली बेस पर बचत कर रहे हैं। खुशहाली है ना, फर्क तो कम से कम क्रिएट हो रहा है। देखिए कि एक पनाहगाह जो है वो एक मजदूर के 700 से 800 और 1000 तक उसकी बचत कर रही है, उसके 3 टाइम का खाना, उसका रात का स्टे, ठीक है, ये वही 700-800 रुपया है जो वो कमाता है, और वो अपने पे ही लगा देता है। तो उसने बच्चों को क्या भेजना है, उसने माँ बाप को क्या भेजना है, उसने दवाई क्या खरीदनी है, उसने फीस क्या देनी है, तो ये वो बड़ी माइन्यूटली इसको प्राइम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं कि जी उसकी किस तरह से उसको खुशहाली की तरफ लेके आया जाए, और अगर वो अपने माँ बाप की बीमारी की वजह से या फीसों की वजह से परेशान है तो उसने काम क्या करना है, और अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो वो इकोनॉमी रिवाइवल किस तरह होगा, इस मुल्क में खुशहाली किस तरह आएगी। अपॉर्चुनिटी दी गई है बेसिकली इसको, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेसिकली ये दिस इज फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पीपल जो कमाना चाहते हैं, और जो डिजर्व करते हैं और वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ज़ाहिर है अगर कोई एक बिजनेस होगा, काम होगा, मेहनत मजदूरी करेंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, वो आराम से भेजेंगे अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों की फीसें देंगे, तो वो एक साइकिल चलेगा, और उनको अगर ये फिक्र होगा कि वो तो फिर वो साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, प्रॉब्लम होगी, मेंटली तौर पर रिलैक्स नहीं होगा तो काम किस तरह करेंगे। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ज़हीर अब्बास खोखर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये ज़कात के पैसे नहीं हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के पैसे हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं, तो कोई भी आम पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठा सकता है। जिसको ज़रूरत है वो लंगर खाने में भी जा सकता है, वो पनाहगाह में भी जा सकता है, एहसास से भी फ़ायदा उठा सकता है और स्कॉलरशिप भी ले सकता है। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे कि आने वाला वक्त पाकिस्तान का बेहतर हो। अल्लाह हाफ़िज़।